और जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और अन्य सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो चला रहे हैं उसका सेट नंबर आज तीसरा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है वो R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बात करें कि ये पेश कब हुआ था, तो पहला केंद्रीय बजट जो है ये आपको 26 नवंबर 1947 के अंदर देश में पहला केंद्रीय बजट R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश से जो भाग का संबंध है वो हमारा भाग 8 हो जाएगा। भाग 4 की अगर हम बात करें तो भाग 4 में हमें DPSP की चर्चा मिलती है। भाग 5 में राज्य है और भाग 5 में जो है वो संघ की चर्चा है और भाग 6 में जो है ये भाग 6 में राज्य की चर्चा है। बात करें भाग 8 की तो भाग 8 में टोटल 239 से लेके आर्टिकल 242 तक की चर्चा हमें मिलती है, जो केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधानों को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 112 है उसमें इस बात की हमें जानकारी मिलती है और इसे हम आम बोलचाल में इसे हम बजट के रूप में जानते हैं। बात करें आर्टिकल 112 तो इसमें केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 102 में जो है ये हमें संसद सदस्यों की जो है वो आहर्ता या निर्हर्ता के बारे में जो है हमें यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। बात करें आर्टिकल 113 का तो आर्टिकल 113 में संसद के अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया है और आर्टिकल 101 में जो है ये संसद में स्थानों का रिक्त होना को बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है इसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी का जो 3 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है इसका प्रावधान हमको आर्टिकल 114 से मिलता है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात करें तो इसका वर्णन हमको आर्टिकल 217 में मिलता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा जो है नियुक्ति से संबंधित वो आर्टिकल 124 में है और वहीं बात करें अगर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति तो आर्टिकल 155 में इसकी जानकारी हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो इस मतदान में भाग नहीं लेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हमेशा लोकसभा के अंदर पारित किया जाता है। आर्टिकल 75(3) की बात करें तो आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और यदि वह लोकसभा का सदस्य हो या सदस्य रखने की योग्यता रखता हो। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बात करें 35 वर्ष तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए है। 30 वर्ष किसके लिए है ये आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो जो राजनीतिक दल है वो चुनाव पूर्व से 48 घंटा पहले जो है वो घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। बात करें हम अगर निर्वाचन आयोग की तो भाग 15 में हमें निर्वाचन आयोग की जानकारी मिलती है, जो अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को कब शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये जोड़ा गया था। साथ ही साथ अब ये ध्यान रखिएगा कि इसी में जो है 10 फंडामेंटल राइट्स और इसको जो है 51 का को DPSP के थ्रू जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो ये आकाशगंगा कहलाते हैं, जिसमें बहुत सारे गैस, धूल और अरबों सितारे होते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, और ये कैसा है? ये एक सर्पिला आकार है। अगला क्वेश्चन है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? धरती के प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी आकार में सबसे 5वां बड़ा ग्रह है तथा इसका सौरमंडल का एकमात्र ये ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी, अगर हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहलाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री जो है ये मकर रेखा कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की सतह का निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी होता है? तो ये हमारा क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक देखा जाता है। यहाँ पे ये घटना होता है कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है ये मकाऊ का मुद्रा है। पनामा की मुद्रा की बात करें तो US डॉलर या बालबोआ यहाँ पे चलता है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की मुद्रा जो है वो पेसो है, और वहीं लाओस की जो मुद्रा है वो कीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो शिलोंग को जो है वो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। बात करें शिलोंग को, तो इसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक ये राज्य है और शिलोंग की जो राजधानी है वो हमको मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली मुख्य रूप से जो है वो राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पगलाड़िया बांध परियोजना जो है ये हमको असम राज्य के अंदर देखने को मिलता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक पगलाड़िया नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो ये 25 मीटर ऊंची है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जो है हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, और भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य है। बात करें कि जूट की पहली कारखाना, तो भारत में 1885 के अंदर जो है ये कोलकाता के अंदर इसको लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना का संबंध राजमार्गों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में है और इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। वहीं बात करें गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है और इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश के महान शासक थे और कनिष्क ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है ये 78 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो ऐहोल जो शिलालेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। बात करें ऐहोल शिलालेख की तो इस अभिलेख के जो रचनाकर हैं वो जैन कवि रविकृति हैं। जैन जो कवि हैं रविकृति हैं और इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है युद्ध है उसका वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो जो इल्तुतमिश है इन्होंने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इल्तुतमिश ने जो ये इक्ता प्रणाली है इसको 1226 ईस्वी में एस्टेब्लिश किया था और ये मुख्यतः जो है ये भू क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिए भू राजस्व वसूली करवाता था। 25 नंबर प्रश्न है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो बुक्का प्रथम जो है वो संगम वंश के संस्थापक हो जाएंगे। हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके पहले राजा जो है वो बुक्का प्रथम है। बुक्का प्रथम का शासनकाल जो है वो 1356 से लेके 1377 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो अहमदनगर की रानी जो हमारी चांद बीबी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा और चांद बीबी को चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जो अकबर के विरोध में खड़ी हुई थी। आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हो जाएंगे और इसमें जो है अकबर यानी मुगल शासन के प्रशासन की जानकारी हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। केप ऑफ गुड होप जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित हो जाएगा। बात करें कि पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा है ये इसी रूट से भारत की खोज जो है वो 1498 ईस्वी में किया था। केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था। केरल में मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह जो है ये 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया। तो जो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी थी इसके यात्रा के याद में जो है 1911 के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। बात करें क्वीन मैरी और जो जॉर्ज पंचम है जब भारत आए थे उस समय में भारत का वायसराय जो है वो हार्डिंग द्वितीय था और गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण उसी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। पूना समझौता जो है ये 1932 ईस्वी में इसका हस्ताक्षर हुआ था। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो वो आपका 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता जो है ये पुणे के यरबदा जेल में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। तो 1781 में जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने कलकत्ता के अंदर जो है वो मुस्लिम कानूनों के अध्ययन और शिक्षण के लिए एक मदरसा का इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है कि इनमें से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो जो हमारे PC महालनोबिस है इनको पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है और
प्रत्येक वर्ष जो है वो हमारे देश में 29 जून को जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका जो निर्धारण है वो उस संबंधित बैंक के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है जिसमें आप अपना खाता खुलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो है भारत में सेवा कर 1994 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर कि इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो जो कर है, टैक्स जो है, ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का जो शुभारंभ है ये 2 फरवरी 2006 में किया गया था। और इसको जो है प्रारंभ में इसे तो नरेगा के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में जो है इसको मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अस्मिता योजना का शुभारंभ किया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो मुख्यालय है वो हमको बेसल के अंदर देखने को मिलेगा, और बेसल जो है ये स्विट्जरलैंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो पंजाब में जो अनाज की जब कटाई होती है उस समय में भांगड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। कथक जो है ये यूपी में होने वाला नृत्य है, उड़ीसा में, और गरबा जो है ये गुजरात के अंदर होता है। अरुण शैली निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण शौरी जो हैं वो अनीता गेट्स बेल के जो लेखक है वो अरुण शौरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 नंबर कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहला नोबेल 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था वो था हमारा डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए। डिप्थीरिया के टीके की जो खोज है वो वॉन बेहरिंग के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो जो भारत का सुंदरवन जो है उसको यूनेस्को के विरासत स्थल में 1987 में ही शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 जियो का पूर्ण रूप है। जियो का पूर्ण रूप जो है हमारा वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये एक संचार उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर तक इसको स्थापित किया जाता है। अग्नि 2 क्या है। अग्नि सेकेंड जो है ये एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये जो है अग्नि सेकेंड इसको DRDO के द्वारा जो है वो विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में निवल को डैश भी कहा जाता है। तो निवल को जो है हम आधा बाइट के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा Ctrl+F2 है ये प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करता है। 50 नंबर प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो गॉस नामक
इकाई को जो हम मापते हैं उसके द्वारा हम चुंबकीय प्रेरण की मापन करते हैं। और ये जो है गॉस, ये भौतिक विज्ञानी जो थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उनके सम्मान में इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर की बात करें तो ये जो है विमान की ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वॉट मीटर की अगर हम बात करें तो वॉट मीटर जो है ये विद्युत शक्ति को मापता है। वहीं जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। और फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई की माप करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो जो हमारा बला घूर्ण है ये अदिश राशि नहीं है, बल्कि ये एक सदिश राशि है। बाकी आयतन, तापमान और समय जो है ये अदिश राशि का एग्जाम्पल है। 53 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश। तो घर्षण बल जो है वो हमेशा प्रयुक्त बलों का जो है ये विरोध करेगा। घर्षण की अगर बात करें तो ये हमेशा कभी कभी घर्षण हमारे लिए सहायक भी होते हैं और कभी कभी हानिकारक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है या उसका प्रस्तावक जो है उनका नाम है हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा जो है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पे नाम है नील बोर का। तो नील बोर जो है इन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है इसमें हमारा जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और माइकल फैराडे ने जो है ये विद्युत अपघटन की खोज किया था। अपघटन का सिद्धांत दिया था, खोजा नहीं था। ये सब सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको अगर हम एक बार कर दिए तो हमें पहली की जो चीज़ है वो नहीं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है हमारा पानी का भाप में परिवर्तन करना, ये जो है ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अब भाप को दोबारा पानी में बदल सकते हैं। बाकी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, दूध से दही और ताप कोयला, ये सब जो है ये केमिकल चेंजेस है। अगला क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो जो प्रोटियम होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो होते हैं ये हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम को हम H1 कहते हैं, ड्यूट्रियम को H12 कहते हैं और ट्राइट्रियम को H13 के नाम से हम लोग जानते हैं। हाइड्रोजन के टोटल तीन समस्थानिक परमाणु होते हैं, 0, 1 और 2। 57 नंबर प्रश्न हमारा कि लेड संचायन बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? लेड संचायक बैटरी में जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी हो गया हमारा H2SO4 का इस्तेमाल जो है ये हम लोग लेड संचायक बैटरी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश ने जो है 1766 में हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी का जो संबंध है वो पक्षियों के अध्ययन से हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मछलियों का जो अध्ययन है उसको हम लोग इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं। वहीं सरीसृपों और उभयचरों का जो अध्ययन है इसको हम लोग हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। कीटों का जो अध्ययन है इसको हम लोग एंटेमोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण होता है? प्याज में जो लाल रंग है वो
एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन जो है ये प्याज के लाल रंग के लिए ये जवाबदेही है, जबकि प्याज का पीला रंग जो है वो क्वेसेरिटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय हो जाता है। तो विल्सन रोग में जो है शरीर में सबसे ज़्यादा कॉपर का जो है वो मात्रा बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो जो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का के अंतर्गत आने वाला एक प्रजाति है। ऑक्टोपस को जो है हम लोग डेविल फिश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। तो इरेथ्रोसाइट्स जो है ये रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। इरेथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो इसको हम आरबीसी के रूप में भी जानते हैं और मानव शरीर में जो है आरबीसी लगभग 5 से 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं डैश कहलाता है। तो पृथ्वी का जो क्षेत्र है जहां पे पौधा और जानवर दोनों पाए जाते हैं उसका नाम जैव मंडल हो जाएगा। जैव मंडल को हम इंग्लिश में बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने का घोषणा किया था। तो वो जो राशि है वो $500 मिलियन था। अगला क्वेश्चन है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किस रंगों में प्रकाशित किया गया था। तो जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जिसको हम लोग NTDs के नाम से जानते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए इंडिया गेट को जो है वो नारंगी और बैगनी रंगों से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर और उत्तर पूर्वोत्तर को पश्चिम बन जाता है और बाकी दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे या दक्षिण क्या बन जाएगा। देखिए अगर हम डायरेक्शन में देखें तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये हमारा पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया जाए। तो दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। एग्जैक्ट में दक्षिण पूर्व यहाँ है लेकिन इसको उत्तर कर दिया जाए, यानी ये देखिए ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, यानी टोटल कितना एंटी क्लॉकवाइज है। टोटल हमारा है 100 और टोटल जो है 135 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कहा पूछा हमको दक्षिण क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दक्षिण है, दक्षिण से अगर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये पूरा 90 हो गया और यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी इसका सही आंसर हमारा सी राइट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे AB लिखा है, यहाँ देखिए ABCD, तो यहाँ E हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे है BCDEF, यानी एक छोड़ के है, 2 ऐड कर रहा है GH, तो यहाँ क्या हो जाएगा IJ, यानी E और J वाला हमारा आंसर होगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस यहीं पे है, तो यही हमारा राइट आंसर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संबंध बताना है कि देखिए कुत्ता का कुतिया से संबंध है, वही घोड़ा का किससे हो जाएगा। तो घोड़ा का वही संबंध जो है वो घोड़ी से हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमको ये बताना है कि जो यहाँ पे एक दूसरे का संबंध है, सेम इसी पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है उसका आंसर बताना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 + 2 को जोड़ देंगे और इसका क्यूब कर देंगे तो हमको 125 आ जाएगा। वहीं देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो जो हमारा ये है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी, यानी 8 का जो क्यूब होता है वो 512 हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमको 2 संख्याओं को परस्पर बदलना है जो हमको 63 दे के चले जाए। तो यहाँ पे आप एक एक ऑप्शन को बिठा के देख सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, 4 के जगह 3 और 3 के जगह 4 करिए। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर हम
3 कर दें, और जो हमारा यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट अंडर 144 हमारा आ जाएगा 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस में 39 माइनस में 4 और ये 5 चौका प्लस में 20 और माइनस में 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 39 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 39 और 14 जो है हमारा हो जाएगा 39, 14 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 73 और -4 -6 हो जाएगा -10, यानी इसका सही आंसर जो है हमारा, जब इसको 73 में से 10 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से जो डिफरेंट है उसको चूज़ करना है। तो देखिए m में 1 जोड़ेंगे n आएगा, एक में a में 1 जोड़िए b आएगा, s में 1 जोड़िए t आएगा, लेकिन h में 1 जोड़ेंगे तो i आना चाहिए, यहाँ e लिखा है, तो यही हमारा गलत है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताश के पत्ते की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो ताश के गड्डी में जो है वो पत्तों की संख्या टोटल 52 होती है, इसमें जो है इक्का की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यही हमसे पूछा है, जब इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 चौका 52, यानी 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माध्य है तो के का मान निकालना है। तो सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f करके निकालेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन थोड़ा चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 6 30, ये हो गया 10 + x, ये हो गया 15 × 6 90, ये हो गया 20 दाही के 200 और ये हो गया 25 × 5 125। ठीक है, तो सिग्मा f का वैल्यू कितना है, सिग्मा f की अगर हम बात करें तो सिग्मा f का हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 6 12 10 22 और 5 27। सिग्मा f का वैल्यू हो जाएगा हमारा 27 + x, और सिग्मा x की fx की बात करें तो सिग्मा fx हमारा कितना हो जाएगा, जब हम इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी 30 90 200 + 125 + 10 + x, तो ये हमको आ जाएगा टोटल, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 400 कितना, 445 प्लस में 10k हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला बैठा देंगे, माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो माध्य का मान जो है हमारा कितना, 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 405 + 15k, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सॉरी 445 है ना यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ऊपर में हो जाएगा हमारा कितना, 445 प्लस 10k बट्टे में हो जाएगा हमारा 27 + x इक्वल टू कितना, 15 हो जाएगा। तो ये उधर चला जाएगा, 27 × 15 + 15x हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा टोटल 400, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 405 + 15x इक्वल टू 445 + 10k हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 15k कर लीजिएगा, इसको x के जगह मैं k के जगह x लिखा हूँ। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू 8 आ जाएगा, इसका आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। वैसे ही हमारा एक कोऑर्डिनेट का ये क्वेश्चन है, इस 75 नंबर का जो है वो भी x बराबर m1x2 + m2x2 बटे m1 + m2 पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा 2 और 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर कि यदि 25 रुपये 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट कितना होगा। देखिए 3 नारियल हमको छूट मिलता है तो टोटल नारियल कितना है, 15। इसको परसेंटेज में बदल दीजिए तो हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि cot a बराबर 15/8 है तो tan a का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आंसर इसलिए बता देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगेगा। लेकिन चलिए 1-2 क्वेश्चन हम बना लेते हैं, बाकी अब कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्वाट ए का वैल्यू दिया है 15/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a लिख सकते हैं। 10a क्या हो जाएगा हमारा 8/15। तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, 10(2a) को निकालना है। तो 10(2a) को हम लिख सकते हैं 210a/1 माइनस 10² a। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 240/161। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस पे रख के। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा है। तो यानी एक्स का 116% पे बेच रहा है और आगे ये इसको अनुज जो है इसको 32% लाभ पे बेचता है और मयंक ने गिटार को इतना का भुगतान किया है, यानी 28 का भुगतान किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर हमारा 2500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे cos -17π/3 का हमको वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है हमारा 1/2 आ जाएगा। इसको आप सिंपली तोड़ लीजिएगा, cos थीटा आ जाएगा, cos इंटू माइनस थीटा करके ये 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं। आप देखिए इसको कैसे, देखिए ऊपर तो है हमारा कितना cos 37 डिग्री, sin 53 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin इंटू 19 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा cos 37 और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा cos 37। इसको जब हम काटेंगे तो एक हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, इसीलिए इसको हमने ऐसे चेंज किया। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है, वह बताना है कि गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूज़ल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हमारा हो जाएगा बेंडेक्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी बेंडेक्ट्री नहीं, गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट नो रिफ्यूज़ल, तो इसका नाम डिक्टेटर से हो जाएगा, डिक्टोरियल इसका हो जाएगा। और डिक्टोरियल का जो मतलब होता है वो होता है तानाशाही इसका हो जाएगा। बाकी जो मैंने ये बताया था विंडेक्ट्री का, तो विंडेक्ट्री का मतलब जो है ये मंगलकारी होता है। वहीं बात करें इंडिफिलिटी का, तो इंडिफिलिटी का मतलब जो है वो बेवफाई होता है। और एडल्ट्रस का मतलब होता है हमारा 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमको इडियम्स बताना है। टू बियर फ्रूट, तो टू बियर फ्रूट्स का जो मतलब है वो हमारा हो जाएगा टू अप्रूव पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमको जो इसमें इंडिफाइन करना है सेगमेंट को, जो स्प्लिट है इसमें से, तो इसमें जो गलत है उसको हमको एरर को चूज करना है। तो इसमें जो हमारा पहले ही पार्ट में गलती हो जाएगा। इसका राइट जो बताएं सेंटेंस वो होगा ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लासेस। तो इसका सही आंसर जो हमारा आंसर डी राइट हो, सॉरी द मोर इंटेलिजेंट जो है ये गलत है, तो इसका सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस पार्ट में द मोर इंटेलिजेंट गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जो है मोर नहीं बल्कि मस्ट का जो है यो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है हमको अट्रैक्ट का। तो अट्रैक्ट का जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा हमारा, वो इंटाइस हो जाएगा। इंटाइस का जो मतलब है वो भी आकर्षित करना होता है और अट्रैक्ट का मतलब भी आकर्षित करना होता है। अगला इसमें रिपेल दिया हुआ है, तो जो रिपेल है, रिपेल का मतलब जो है वो हमारा होता है पीछे हटना हो जाएगा। जो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है हमारा रोकना।
और जो डिसगस्ट है, डिसगस्ट का मतलब हो जाता है हमारा घृणा। अगला है हमको करेक्टली बताना है इसमें से, तो जो मैकेनिज़्म है वो सी नंबर ऑप्शन पे बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। 88 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ पे हमको एंटोनिम्स बताना है एक्वार्ड का। तो एक्वार्ड का जो मतलब होता है वो होता है भद्दा या अजीब होता है, और एक्वार्ड का जो एंटोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का जो मतलब है वो सुंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंटोनिम्स बताना है कैप्टिविटी का। तो कैप्टिविटी का जो एंटोनिम्स है वो हमारा हो जाएगा फ्रीडम। कैप्टिविटी का मतलब जो है वो बंधन होता है, और फ्रीडम का मतलब जो है वो आज़ादी होता है। अगला है यहाँ पे हमको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ डिसीजेस। तो स्टडी ऑफ डिसीजेस का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा हो जाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुलभ शब्द का विलोम क्या है। तो सुलभ शब्द का जो विलोम है वो दुर्लभ हो जाएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक् प्लस अंबर हो जाएगा। सप्तऋषि में कौन सी संधि है। सप्तऋषि में जो है ये स्वर संधि है। अगला है हमारा बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, तो उसको हम निष्फलक कहते हैं। सॉरी बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द जो है वो हमारा निर्निमेष हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्यपशा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब्ज का अर्थ कमल होता है, तो अब्द का अर्थ क्या होगा। अब्ज का अर्थ कमल होता है, अब्द का जो अर्थ है वो बादल हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में ई प्रत्यय है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो जल प्राण और पुत्र जो है ये जीवन का अनेकार्थी है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द जो है वो सची हो जाएगा। सची जो है ये पुलोमा का पर्यायवाची है। इसकी पर्यायवाची इंदिरा भी होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब जो है वो होता है हमारा मूर्ख धनी। यहीं पे हमारा 100 क्वेश्चन का जो सेट है वो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन इसमें से राइट बने हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।